वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3 अपवाह के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। जिन लोगों ने इनकी थ्योरी नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं। वहाँ आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और आप चाहे तो इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं में समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। हमने चित्र भी देखा था बुक के अंदर, जिसमें कि इसमें ऑप्शन क्या क्या है, अरीय, केंद्राभिमुख, ध्रुवाकृतिक और जालीनुमा। इसका आंसर हो जाएगा ग। ध्रुवाकृतिक जो है वो वृक्ष की शाखा के जैसा जो है वो आकार बनाती है। आप इसे अपने बुक में या कॉपी में इसे टिक कर लें। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? इसका आंसर हो जाएगा घ, जम्मू कश्मीर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, इसका जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो कहाँ है। तो पहला ऑप्शन सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मागिरी, पश्चिम घाट के ढाल। इसका आंसर हो जाएगा ख, अमरकंटक। चलिए अब इसके चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? सांभर, वुलर, डल या गोविंद सागर? तो इसका आंसर हो जाएगा क, सांभर। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसमें ऑप्शन है, पहला नर्मदा, ख गोदावरी, ग कृष्णा, घ महानदी। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। छठा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में होकर बहती है? इसका पहला है महानदी, दूसरा कृष्णा, तीसरा तुंगभद्रा और चौथा ताप्ती। इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। आप इसके जितने भी ऑप्शन है उसको अपने बुक में टिक कर लीजिए या कॉपी में आंसर टिक कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है प्रश्न 2 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है संक्षिप्त में दीजिए। जल विभाजक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। हमने जल विभाजक के बारे में पढ़ा था कि जल विभाजक क्या होता है। तो जल विभाजक को हमने जाना था कि जो पर्वत होता है, पहाड़, उसके ऊपर जो बर्फ होती हैं उनसे नदियां बनती हैं पिघलकर, और यही नदियां जो है आपस में बट जाती हैं, जिनको हम जल विभाजक के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसे समझ लेते हैं। कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है और यहाँ पे ये बर्फ है, ये पिघलकर नदी का निर्माण किए, ये नदियाँ अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। यही जो यहाँ से नदी बढ़ जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से गंगा नदी वही वो अन्य जगहों पर यमुना, ताप्ती और तुंगभद्रा, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो इनको हम क्या कहेंगे? जब ये दो भागों में बढ़ जाती है यही नदी, तो वो जल विभाजक कहलाती है। यह क्या करती है? अपवाह जो है दो द्रोणियों को अलग करती है। अपवाह के बारे में हमने जाना था, यह नदी का तंत्र होता है जहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। पर्वत से बर्फ पिघलने के बाद जो नदियों का निर्माण होता है वो क्या होती है? मिल के अपवाह बनाती है, और यहीं से जब एक नदी दो भागों में बढ़ जाती है तो इसे हम जल विभाजक कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक अम्बाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। मतलब अम्बाला नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो सिंधु और गंगा तंत्र के बीच से निकलती है, यही जल विभाजक कहलाती है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? जो हमने यह चैप्टर में के अंतर्गत पढ़ा था कि भारत की सबसे विशाल नदी कौन है, तो गंगा। गंगा की द्रोणी जो है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल है और यह 2500 किलोमीटर में फैली हुई है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु और गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है यह कहाँ है? तो सिंधु नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और गंगा नदी जो है गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिण ढलान पर स्थित है। सिंधु नदी का क्षेत्र कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील में। और गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? गंगोत्री के हिमानी से, तो वो गंगा नदी निकलती है। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? गंगा नदी की यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तिब्बत जो है उसमें तिब्बत के क्षेत्रों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह काफ़ी ज़्यादा लंबी होने पे भी छोटी गाद क्यों बनाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में इससे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। और इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है
जहाँ पर अधिक वर्षा होती है और यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है। इसी कारण इसमें गाद की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा व शुष्क है, इसलिए तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं, यह जो है तिब्बत में इसे बहुत कम पानी मिलता है। मतलब इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यह तिब्बत तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, रास्ते के कारण यहाँ पे बहुत कम पानी हमें देखने को मिलता है। इसलिए तिब्बत में जो गादें बनती हैं नदी के द्वारा वो कम हो जाती हैं, मतलब इसमें छोटी हो जाती है अन्य क्षेत्रों के अलावा। और जब यह वहाँ से निकलकर तिब्बत से अन्य स्थानों पर निकलती है तो वर्षा के कारण, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्षाएं होती हैं, अधिक वर्षा होने के कारण यह जो है बड़ी हो जाती है और इसी कारण इसमें गाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो हमने जाना कि नदी की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन तिब्बत के क्षेत्र के कारण और यहाँ पे वर्षा की कमी के कारण नदी थोड़ी छोटी हो जाती है और बाकी तिब्बत से निकलने के बाद जो है यह नदी जो है वो बढ़ जाती है। और तिब्बत भी का मौसम शुष्क है और ठंड है, इसलिए तिब्बत में बहुत कम पानी हमें प्राप्त होता है और इसलिए यहाँ की गादें भी जो है वो कम होती हैं। अब चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी दो प्रायद्वीप नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं, समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से होकर बहती हैं तथा ज्वारन मुख का निर्माण करती है। मतलब नर्मदा और ताप्ती नदी दो ही ऐसी नदियाँ हैं जो गर्त से निकलकर होकर बहती हैं और यह क्या बनाती हैं, तो ज्वारन मुख का निर्माण करती हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। 7 नंबर क्वेश्चन, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व बताएं। चलिए नदी और झीलों के बारे में हम जाने कि नदियां एवं झील के बहाव से नदी को नियंत्रित करती है। नदियां क्या करती हैं, नदियां और झीलें जो नदी में फोर्स होता है उसको नियंत्रण करने का काम करती हैं। यह अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती है। नदियां और झीलें क्या होती है, सहायक होती हैं बाढ़ को रोकने में। जब भी अनावृष्टि होती है तो उस समय पानी के बहाव को यह नदी और झील बनाए रखती हैं और इनका उपयोग जो है वो जल विद्युत में किया जाता है। जो फोर्स होता है नदी का और नदी और झील के द्वारा यह फोर्स जो है इससे जल विद्युत बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और ये आसपास की जलवायु को मृदु बना देती है और इसका जल जो है वो परितुलन संतुलन बनाए रखता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन भी करती है। मतलब नदी और झील का अनेकों महत्व है। यह एक तो यह बाढ़ को रोकती है, दूसरा यह क्या करती है, अनावृष्टि के समय जो है पानी के बहाव को बनाए रखती है और तीसरा क्या है, जल विद्युत का भी उपयोग इससे हमें मिल जाता है और यह जो है आसपास के जलवायु को मृदु बनाती है, ठंडा बनाती है और जो जलीय परितंत्र होता है उसको भी संतुलित करके रखती है। इसके अलावा जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में जानी जाती है और आकर्षक का एक मुख्य केंद्र भी होती है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नीचे भारत में कुछ झील दिए गए हैं, इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित में बांटना। मतलब इसमें जो वूलर झील है, डल है, नैनीताल है, भीमताल है, गोविंद सागर है और लोकताक, बाड़ा पानी, चिल्का, सांभर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलकित, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। इसमें से आपको मानव निर्मित छांटना है और जो है प्राकृतिक छांटना है। मानव निर्मित जितने भी होंगे उसमें आपको एक क्ल्यू मिल सकता है कि ये नाम से संबंधित होंगे, किसी भी व्यक्ति के नाम से। तो प्राकृतिक झील में क्या क्या आ जाएंगे, वूलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बाड़ापानी, चिल्का, सांभर और पुलिकाट। आपको यहाँ पे कोई भी नाम जो है वो मनुष्य से संबंधित नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मानव निर्मित झील में आप देखिए आपको गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर और नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये सब किसी व्यक्ति के नाम पे बने गए। तो आप आसानी से प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील को छांट सकते हैं। हिमालय एवं प्रायद्वीप नदियों में मुख्य अंतर बताना है कि हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं और प्रायद्वीप की क्या नदियाँ होती हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं। जैसा कि नाम से ही संबंधित है हिमालय की नदियाँ। अधिकतर हिमालय नदियाँ 12 मासी होती हैं। मतलब हमारे यहाँ जो नदियाँ पाई जाती हैं भारत में वो पूरे 12 वर्ष तक बहती हैं, जिसका अर्थ यह है कि उन्हें पूरे वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वत पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता है। इसलिए ये नदियाँ हमें 12 वर्ष तक दिखती हैं, लेकिन बस ग्रीष्म ऋतु में यह कभी कभी जो है इनका जलस्तर वो कम हो जाता है। प्रायद्वीप नदियाँ क्या है, अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ जो है वो बरसाती होती हैं। मतलब सिर्फ बरसात के समय आपको ये नदियाँ दिखेंगी और यही नदियों का बहाव जो है वो बरसात पर निर्भर करता है। जब बरसात नहीं होता है तो इनमें कमी आ जाती है। दूसरा क्या है, हिमालय के बारे में, हिमालय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। मतलब जो भी नदियाँ हिमालय से बनकर निकलती हैं वो कहाँ तक पहुँच जाती हैं, समुद्र तक पहुँच जाती हैं और इनका मार्ग क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। अब चलिए वही प्रायद्वीप के बारे में करें कि प्रायद्वीप नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग जो है वो छोटा और छिछला होता है। मतलब जो प्रायद्वीप नदियों का निर्माण होता है वर्षा के द्वारा, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, समुद्र माता की आसानी से पहुँच जाते हैं। तीसरा है हिमालय नदियों का उद्गम स्थान
पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में, मतलब हिमालय नदियां जो भी है उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उत्तर में। और प्रायद्वीप नदियां जो है इनका ज्यादातर जो स्थान है वो पश्चिमी घाट से निकलती है और ये कहाँ जाकर मिल जाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। और चौथा क्या है इसमें, हिमालय नदी में ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेती बाड़ी और जहाज रानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये हिमालय की जो नदियां होती हैं ये किन किन चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, तो समतल मैदान में एक तो नदी के निर्माण में, दूसरा क्या है ये सिंचाई के लिए भी काफी ज्यादा उत्तम है और खेती बाड़ी के लिए जो है इनका पानी उपयोग किया जाता है और जहाज चलाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। प्रायद्वीप नदियों का क्या महत्व है, यहाँ की चट्टानी धरातल पर बहती है, इसलिए वे मतलब उसके नीचे जो धरातल होती है यानी कि उनका जमीन वो उबड़ खाबड़ होता है, पथरीला होता है, इसलिए यहाँ पे जहाज रानी नहीं चलाई जा सकती है और यह जो है सिंचाई के लिए इसका पानी उपयुक्त है। अब पांचवा है हिमालय की नदियों में कि ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती है, मतलब बड़ा बड़ा डेल्टा बनाती हैं और प्रायद्वीप नदियाँ जो है वो अपेक्षाकृत छोटी डेल्टाएं बनाती है, क्योंकि प्रायद्वीप नदियाँ ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है, ये वर्षा पर निर्भर होती है। हिमालय की नदियाँ जो है वो वर्षा पर निर्भर नहीं होती, मतलब ये लंबे समय तक बनी रहती है, इनका रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए इसमें फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। अब चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलें। प्रायद्वीप पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर हम चलिए देख लेते हैं, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी में क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी की नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिए कि कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो पूर्व से जाने वाली और अरब सागर में जाने वाली पश्चिम की ओर से, ये याद रखें, आपको जीके के एग्जाम में भी काम आएंगे और जनरल कंपटीशन के एग्जाम में भी। तीसरा क्या है, इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा होता है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी का, और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं इनका अपवाह तंत्र जो है वो विकसित नहीं होता है, उनकी सहायक नदियां आकार में छोटी होती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है ये गहरी नहीं बहती हैं, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है ये गर्त से होकर बहती हैं। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में खास क्या है कि ये नदियां पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टाएं बनाती हैं और पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं ये डेल्टाएं नहीं बनाती हैं, ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। अब चलिए हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां क्यों महत्वपूर्ण होती है। ये तो बहुत ही सरल सा आंसर है कि हर देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। जहां हम नदियों की बात करें तो नदियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदुआं जो नदियों की महत्ता को बताती हैं, चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं कि पहला है नदियों से हमें प्राकृतिक ताजा मीठा पानी मिलता है। मतलब नदियां जो है वो क्या है, प्राकृतिक और मीठा पानी का स्रोत है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। मनुष्य के साथ साथ यह पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती है जिससे बिना अधिक मेहनत से इस पर खेती की जा सके। मतलब जो नदी होती है वो अपने साथ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी लेके आती है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, ये काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, आपको नदी के किनारे यह मिट्टी पाई जाती है, इससे खेती वगैरह करने में बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त होती है। नदियों के तटों में प्राचीन काल में आदिवासियों को एकत्रित किया था और ये बस्तियां कालांतर में जो है बड़े शहर बन गए। जैसे कि पहले हम जानते थे कि प्राचीन समय में जो आदिवासी होते थे वो अपना घर नदियों के पास बनाते थे और खेत वगैरह भी नदियों के पास ही रखते थे ताकि उन्हें पानी की कभी दिक्कत ना हो सके। अब वही जो है शहर का रूप ले चुके हैं। चौथा है, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता करती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बंटकर जो है जल के बहाव को नियंत्रित करती है। भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है क्योंकि नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है और यह मतलब अलग अलग अपवाह तंत्र में बढ़ जाती हैं, जिसके कारण जो है नदी नहीं बढ़ने के कारण इसमें बाढ़ को भी नियंत्रण करती है। ये शुष्क मौसम के दौरान पानी को एक समान बहाव में बनाए रखती है। कभी भी गर्मी के समय जो है नदी में पानी होने के कारण अगर वो कम भी हो जाती है तो फिर भी जो है बहाव समान बनाए रखती हैं ये नदियाँ। इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है, इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ये आसपास के वातावरण को मृदु बनाते हैं। जिस भी क्षेत्र में नदी पाए जाते हैं वहाँ का वातावरण जो है आसपास का वो काफी ज्यादा ठंडा होता है। ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती हैं। जल में जितने जीव होते हैं उनका भी जीवन जो है वो नदियों में होता है। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है। नदियाँ या झीलें हमेशा जो है मनुष्य के आकर्षक का केंद्र रही हैं। आप केवल मनुष्यों की ही बात न करें, जो जानवर होते हैं वो भी नदियों की तरफ आकर्षित होते हैं और पेड़ पौधों को तो हम नदी के अगल बगल देख ही सकते हैं। 11वां क्या है, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती है और मनोरंजन करती है। जो लोग हैं
वो गर्मियों के समय नदियों के पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जल के बहाव के कारण जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं, और इसलिए लोगों का मनोरंजन जैसे कि हम नौकायान वगैरह करते हैं वो नदी के ही माध्यम से करते हैं। तो चलिए अब यह चैप्टर जो है इसे हम एंड करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।